डाल्टन ने कहा था कि सब कुछ एटम से शुरू होता है, तो चलिए एटम की और उसके कॉम्बिनेशन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसके आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो एकदम घोट लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री में जाते हैं, लेकिन मैम ये तो साइंस है, लेकिन ठीक है थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं अपन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कि एटम्स की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है। तो अराउंड 500 बीसी, मतलब 500 बीसी के दौरान एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने बोला कि अगर तुम किसी भी मैटर को तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओगे, तो फाइनली तुम्हें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे तुम और नहीं तोड़ सकते, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ में वही चीज लिखी हुई है। फिर सेकंड, बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स आए और ग्रीक फिलोसोफर्स ने ना अपनी कॉपी कर ली, ठीक है। किसकी कॉपी कर ली? महर्षि कन्नड़ की उन्होंने कॉपी कर ली। किसने? डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिपस ने। उन्होंने बोला कि ये जो परमाणु है ना, उन्होंने इसको नाम दिया एटम। क्या नाम दिया इसको? एटम, इन पार्टिकल्स को। फिर आए एंटोन एल लेवॉइजर, ठीक है। उन्होंने कुछ लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के कि एटम्स किस तरीके से कंबाइन करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो अब हमें उसको डिटेल में पढ़ना है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले बच्चा याद रखना कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रपोज किसने किया था, मतलब किसने दिया था। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे भैया तुम्हारे साइंटिस्ट लेवॉइजियर ने और एल प्रूस्ट ने, ठीक है। जोसेफ अगर लिखना भूल भी जाओ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये जरूर लिख लेना कि जोसेफ एल प्रूस्ट में एल प्रूस्ट तो याद रखने कम से कम, भले जोसेफ हटा दो। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट्स। देखो, जब भी सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, मान लो ए और बी आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उसने एक प्रोडक्ट बना दिया सी, ठीक है। इसको मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ ए को, और बी को मैं ऑक्सीजन लिख देती हूँ। इन दोनों ने कंबाइन करके बनाया वाटर। तो बेटा केमिकल रिएक्शन में जो दो कंबाइन करते हैं ना आपस में, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट्स, ठीक है। और कंबाइन करके इन्होंने जो बनाया उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बनाया? प्रोडक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी के ऊपर अपने को पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो किन लॉज को ध्यान में रख के ये रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो पहली चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने ना दो लॉज दिए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ठीक है। तो उसमें तुम दो लॉज पढ़ोगे। पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व करना। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है भैया? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास बेटा रिएक्टेंट साइड पर होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पर भी होता है, ठीक है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और जो मास है उसको ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो, ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर तुमने मान लो सॉइल से तुमने रेड सॉइल से ब्रिक बना ली, ठीक है। अब तुम ब्रिक से मान लो बिल्डिंग्स बना रहे हो। अब तुम बिल्डिंग को अगर तोड़ोगे तो वो वापस से वो बिल्डिंग कुछ और फॉर्म में चले जाएगी, ठीक है। वापस से हो सकता है सॉइल बन जाए, लेकिन वो जो सॉइल होगा, वो जो पार्टिकल्स होंगे, वो तो यूनिवर्स में ही होंगे ना। मतलब तुमने ना उस पार्टिकल्स को बनाया है और ना ही तुमने उस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय किया है, वो पार्टिकल रहेंगे तो यूनिवर्स में ही। इसलिए बोला जाता है कि मास को ना ही तुम बना सकते हो, मास को ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो मैं ब्लैंक पेज पे समझा देती हूँ कि तुमने दो रिएक्टेंट्स लिए, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनको कंबाइन किया तो बन गया H2O। अब तुम इनके अगर मास निकालोगे, लेकिन अभी ना ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अभी ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। पहले मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ, अब मैं इसका मास निकाल के तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक होता है। एटॉमिक मास आगे पढ़ेंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बेटा 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स का मास कितना होगा? 32 होगा, ठीक है। वो ही तुम यहाँ पर भी करो, 4 + 32 36। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन का मास अभी आपने बताया कि 1 होता है, ठीक है। 1 U होता है, तो 4 का कितना होगा? 4 प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32।
तो कितना आया 36। तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कि जो मास होता है रिएक्टेंट साइड पर, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और मास जो होता है उनका, प्रोडक्ट्स का जो मास होता है वो हमेशा बराबर होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है। फिर बेटा ये जॉन डाल्टन जी की थोड़ी सी स्टोरी है, आत्मकथा वगैरह जो भी है, थोड़ी सी तुम पढ़ लेना, है ना, कि ये कब पैदा हुए, इनने कहाँ से क्या किया, रिसर्चिंग वगैरह में कैसे गई, ये सब। अब यहाँ पर ना तुमको एक्टिविटी दी हुई है जो मैं तुमको एकदम शॉर्ट में समझा देती हूँ कि इसमें बोला क्या गया है। कि तुमने दो सॉल्यूशन लिए, एक बीकर लिया, बीकर जानते हो ना भैया, हाँ, इसमें तुमने एक सॉल्यूशन लिया y, एक सॉल्यूशन लिया x। ठीक है। अब जो x वाला सॉल्यूशन था उसका मास 10 ग्राम था और y वाले का 20 ग्राम था। ठीक है। और जब तुमने इन दोनों का वेट किया तो वो आ गया 30 ग्राम। तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कि रिएक्टेंट का जो सम होता है वो प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है। रिएक्टेंट के जो मासेस का सम होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर आएगा। सो मास इज कंजर्व्ड। बात खत्म। ठीक है। चलो फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का बेटा मतलब होता है, अगर तुम लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो और कांस्टेंट मतलब होता है सेम। ठीक है, जो ना बदले। तो एक केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल H2O। इसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ 2:1 के रेशो में कंबाइन करता है। मतलब एक ऑक्सीजन पर हमेशा 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तभी जाकर वो पानी बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है। So in a chemical reaction, compounds always contain the same elements present in definite proportion. Definite मतलब fixed proportion. ठीक है, मतलब 2:1 का रेशो बाय मास। ठीक है, ये तो मैंने नंबर का बता दी, ये नंबर का रेशो था, एटॉमिक नंबर का रेशो था। मास में भी देख लो, मास रेशो भी बता देती हूं मैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU। ठीक है, आगे पढ़ोगे। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आइटम का होता है 16 AMU। 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ मास 2:16। तो कितना आ जाएगा 1:8। तो बाय मास हमेशा वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइटम्स होंगे वो 1:8 के रेशो में ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। बेटा सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने अगर एक मीन देखा होगा उसमें एक बिस्लरी की बॉटल लिखी होती है, एक बिल्सरी की बॉटल लिखी होती है। मतलब बिस्लरी को डिफरेंट डिफरेंट नेम उसमें लिखे होते हैं। ठीक है, ब्रांड अलग होते हैं, लेकिन बेटा चाहे तुम बिस्लरी की बॉटल उठा लो, चाहे तुम बिल्सरी जो भी बॉटल उठा लो, उन सब में है तो पानी ही। ठीक है, तो सोर्स से मतलब नहीं है। चाहे तुम गटर का पानी उठा लो, तुम नाले का पानी उठा लो, ओशन का पानी उठा लो, आरओ का पानी उठा लो, अगर उसमें पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा। इसलिए लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। अब ये लॉ किसने दिया था, लेवॉइजर ने। किसने दिया था, लेवॉइजर ने। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी से मैंने पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोल के भी बैठ सकते हो। जैसे वाटर है, ये तो मैंने बता दिया कि रेशो बाय मास होता है इसका 1:8। नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन का रेशो कितना होता है 14:3। ये हमेशा 14:3 के रेशो में ही कंबाइन करते हैं। ठीक है, देख लो भैया ये भी कैसे, क्योंकि अपने को रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। NH3, नाइट्रोजन का मास कितना होता है भैया 14 होता है। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14:3 का रेशो है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो CO2, कार्बन का 12:2, 2 ऑक्सीजन का 32। इसको कैंसल आउट करोगे तो 3:8 आ जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस पे बेटा जितने स्टार मार्क कर लो तुम उतने कम पड़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो देख लो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms। इसको मैं और सिंपल तरीके से बताती हूँ। बेटा इस दुनिया में तुम कोई भी पदार्थ देख लो, कोई भी चीज देख लो, वो सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, चाहे तुम एलिमेंट उठा लो, चाहे तुम कंपाउंड उठा लो। तुमने एलिमेंट उठा लिया, गोल्ड उठा लिया तुमने, या फिर मैंने ले लिया नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ये सब एलिमेंट्स है। तो ये किससे मिलके बने, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के एटम से मिलके बनी है।
ठीक है, नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बनी है। अगर तुम एक शीट ऑफ पेपर देखोगे, पेपर की एक शीट उठा लोगे, तो उसमें बेटा मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि तुम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। एक स्कैनिंग टनलिंग मशीन होती है, ठीक है, एसटीएम बोलते हैं जिसको, उसमें भी एटम धुंधला दिखता है, जबकि इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है इस मशीन का, तब भी। नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट तो अच्छे से याद रखना। पहला पोस्टुलेट है कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको बोला जाता है एटम्स। और ये तो मैंने तुमको बता ही दिया। जैसे ब्रिक्स से मिलकर एक इमारत बनती है, उसी तरीके से एटम से मिलकर कोई भी सब्सटेंस बनता है, ठीक है। एटम्स आर इनडिविजिबल। अब इसने ये बोला था एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन बेटा जैसे तुम 11th क्लास में जाओगे, तुम्हारे बेटा जज्बात, हालात, समय सब पलट जाएगा, क्योंकि एटम इनडिविजिबल नहीं होते। इन्होंने थोड़ा गलत बोला था। केमिस्ट्री पहले बताती है कि गलत गलत सही है, फिर बाद में बोलती है कि नहीं नहीं वो गलत था, ये सही है। तो ऐसा चलता रहता है। तो एटम्स क्या होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको ना ही तुम बना सकते हो और ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उसका मास भी सेम होगा। ये बेटा बहुत ही लल्लू बात बोली थी, लेकिन चलो लिखी है तो समझाना तो पड़ेगा ही। जैसे अगर मैंने सेम एलिमेंट, ये कार्बन का एटम है और ये भी कार्बन का एटम है, तो बेटा अगर सेम एलिमेंट है तो एक बात बताओ कि इसका मास भी तो सेम होगा। अगर इस कार्बन का मास 12 है तो बेटा ये भी तो कार्बन है, इसका भी कितना होगा? 12। तो उन्होंने ये चीज बोली थी, ठीक है, कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अब केमिस्ट्री तुमको ये बता देगी आगे जाकर कि ये भी थोड़ा सा गलत था, ठीक है। तो पहले वो गलत को सही बताती है, फिर बाद में बोलती है कि नहीं नहीं वो गलत था। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। फिर उन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो उनके मासेस भी तो डिफरेंट होंगे। मैंने तुमको खड़ा कर दिया और एक किसी और को खड़ा कर दिया, तो तुम दोनों भाई आपस में डिफरेंट तो होगे, क्योंकि तुम डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। सो आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक तरफ बेटा मैंने कार्बन ले लिया, एक तरफ मैंने आयरन ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो दोनों के मास भी डिफरेंट ही होंगे, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसको मैं ब्लैंक पेज पर समझा देती हूँ कि एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं तो वो पूरे पूरे कंबाइन करते हैं, आधे पौने ऐसे कंबाइन नहीं करते। जैसे H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हमेशा एक ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन होगा। मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि 2.35 हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर इस 1.65 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता है। एटम्स पूरे पूरे कंबाइन करते हैं होल नंबर्स में, 1 2 3 4 होल नंबर्स पढ़े होंगे ना बचपन में मैथ्स में। चलो नेक्स्ट, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। ठीक है, एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होता है, रिलेटिव मतलब जैसे H2O में तुमने देखा कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, तो रिलेटिव नंबर ये हो गया। और काइंड्स ऑफ एटम मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन करेंगे तभी पानी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही लिखा हुआ है कि एक गिवन कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होता है, जो काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं बच्चा, वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी का पेस्ट कर दिया है ताकि मैं तुम्हें बेटा प्रूफ कर सकूं, बता सकूं कि ये मैंने एनसीईआरटी की ही लाइंस उठाई हैं, ठीक है। तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं अपन। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा डाल्टन क्या नहीं बता पाए, ठीक है, जो जो उन्होंने बता दिया वो 7 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, अब वो क्या नहीं बता पाए। तो पहली चीज, डाल्टन सेड एटम्स कांट बी ब्रोकन। ये तो मैंने तुम्हें अभी बोल दिया था पढ़ाते वक्त ही कि डाल्टन ने बोला कि एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन ये बेटा बात तो गलत प्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि तुम 11th क्लास में पढ़ोगे कि तुम इसको एटम को ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हो। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बीच में रहते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स बेटा उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इतना डिटेल मत जाओ, लेकिन बता दिया, ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। उन्होंने बोला कि जो भी एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं उनका सेम मास होगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों का माना हमने कि एटॉमिक नंबर सेम है।
एटॉमिक नंबर भी आगे पढ़ेंगे, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन बेटा कार्बन के भी मास डिफरेंट हो सकते हैं। तुम्हें पता है इसका मास 12 है और इसका एक और आइसोटोप होता है, वो होता है 14। मैम ये आइसोटोप क्या नया शब्द बोल दिया, तो आइसोटोप्स अपन 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब तक के लिए याद रखो आइसोटोप्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप्स भी देखने को मिले बेटा कार्बन के। फिर उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो उनके मास भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो भी बेटा गलत प्रूव हो गया। जैसे कैल्शियम है और आर्गन है, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है अपना 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर है अपना 18। अब बेटा घोटाला ये हुआ कि आर्गन और कैल्शियम भले ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो लेकिन इनके मास डिफरेंट नहीं थे, दोनों के मास थे बेटा 40, इसका भी मास था बेटा 40। तो बेटा डाल्टन इस तरीके से यहाँ पर गलत सिद्ध हुए दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं, जिस तरीके से ईंटों से मिलकर बेटा बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी तरीके से एटम्स जो होते हैं ना वो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब मैम ये मैटर तो भैया मैंने तुम्हें पढ़ाई दिया था फर्स्ट चैप्टर में, मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो कोई ना कोई जगह घेर रहा है, जैसे पेन हो गया, मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, कैमरा हो गया, ये बोर्ड हो गया, एक्सेट्रा। सो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर को तुम सब्सटेंस भी लिख सकते हो, तो बेटा रोने की जरूरत नहीं है, सब्सटेंस हो चाहे मैटर हो दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। According to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction। अगर बेटा तुम केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, जैसे मैम आप तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल देते रहते हो, तो मैं चलो कार्बन और ऑक्सीजन का भी दे देती हूँ। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो बेटा इसमें कंबाइन कौन हो रहा है, एक्चुअल में इनके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं ना आपस में, कि कार्बन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने मिलके कुछ रीअरेंजमेंट कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, यही तो हो रहा है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है जो कंबाइन हो रही है, एटम ही तो हो रहा है, ठीक है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स बहुत छोटे होते, इतने छोटे होते हैं कि तुम उन्हें माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, ठीक है, झांक झांक कर भी नहीं देख सकते। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब अगर बेटा तुम मैथ्स पढ़ते होगे तो तुम्हें ये पता होगा कि रेडियस किसको बोलते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो एटम का रेडियस बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा है मैम, नैनोमीटर्स में होता है। और 1 नैनोमीटर जानते हो किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सोचो इतना छोटा, ठीक है। अब रेडियस बेटा इतना छोटा है तो सोच लो कि एटम तो कितना ही छोटा होगा। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, बता ही दिया मैंने। चलो रिलेटिव साइजेस, अब यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट एलिमेंट्स के रेडियस दिए बताए गए। जैसे हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻10। पानी के मॉलिक्यूल का जो रेडियस होता है ना वो कितना होता है, इतना होता है 10⁻⁹। सैंड का जो ग्रेन होता है ना, दाना वो होता है 10⁻⁴। आंट बेटा चींटी का भी रेडियस है यहाँ पर, तो वो होता है 10⁻⁻3। एप्पल का रेडियस होता है सेब, ठीक है, ये ऐसा मत समझना ये कौन सा एप्पल आ गया इसमें, 10⁻⁻1। व्हाट इज एन एटम, तो ये मैंने तुमको अभी समझा ही दिया बहुत अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी का पेस्ट किया है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स, क्या तुमने कभी मिस्त्री को देखा है, क्या तुमने कभी मजदूर को देखा है बेटा बिल्डिंग बनाते हुए, देखा ही होगा। फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। सो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ब्रिक्स है ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के या फिर किसी भी सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम है। हाउ बिग आर एटम्स, तो बेटा एटम कितने बड़े होते हैं, तो बेटा ये पूछना चाहिए कि एटम कितने छोटे होते हैं, लेकिन उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कितने छोटे होते हैं, क्योंकि बेटा कोई बता ही नहीं सकता कितने छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ एक डॉट लगा दूं, ठीक है,
पूछोगे कि इससे भी छोटे होते हैं, तो इससे भी कई गुना ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। इवन जो एक शीट ऑफ पेपर होता है, थिक शीट ऑफ पेपर, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। मॉडर्न डे सिंबल्स एंड एलिमेंट्स। अब बेटा भले ही डाल्टन साइंटिस्ट हो, लेकिन आलस तो बेटा सब में ही होता है ना, हम लोगों का नेचर ही है कि आलस तो हम में होगा ही। तो उसी तरीके से उन्होंने सोचा कि बार बार कौन भैया एलिमेंट्स के नाम लिखता रहे, कि हाइड्रोजन लिखे, ऑक्सीजन लिखे, पोटेशियम लिखे। तो उन्होंने बेटा क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा, डाल्टन ने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं ना, एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो कि बेटा थोड़ा सा बुरा आइडिया था, लेकिन ठीक है, किसी ना किसी इन्वेंशन की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। तो उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के लिए ना हम एक सर्कल बनाएंगे, उसमें बीच में एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। कार्बन के लिए ना हम ऐसे सर्कल बनाएंगे, उसमें ऐसी लाइट ग्रे शेडिंग कर देंगे। ऑक्सीजन के लिए ऐसे करेंगे, आयरन के लिए ऐसे करेंगे। अब बेटा तुम दिमाग लगाओ, मान लो कि तुम्हारा भाई पेपर हो, तुम्हारी एग्जाम खत्म होने वाली है, और तुम्हारे पास 1 मिनट से भी कम, तुम्हारे पास चंद सेकंड बचे हैं, और तुम बेटा तुम्हें लिखना है आयरन का नाम, कार्बन का नाम, हाइड्रोजन का नाम, फास्फोरस का नाम। तो वहां पर क्या बेटा तुम सर्कल बनाते रहोगे, तुम डायग्राम्स बनाते रहोगे, चित्र लेखाएं करते रहोगे क्या? नहीं करोगे ना ऑब्वियसली, तब तक तुम्हारा पेपर छिन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बर्जिलियस आए, ठीक है। बर्जिलियस भी एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं, अपन एक काम करते हैं, दी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम, अपन एक काम करते हैं, जो एलिमेंट का नाम है ना, उसके अपन फर्स्ट या सेकंड लेटर्स उठा लेते हैं, और बस हो गया उसका सिंबल। तो जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो HYDROGN, ये हाइड्रोजन की स्पेलिंग होती है। उन्होंने कहा इसका फर्स्ट लेटर उठा लो H, लेकिन मैम हीलियम भी तो H से शुरू होता है, तो उन्होंने इसका भी बेटा सॉल्यूशन दिया कि इसमें HE उठा लो, ऐसा कर लो। तो ये बर्जिलियस ने बेटा यहाँ थोड़ा दिमाग से काम लिया है ना। फिर उसके बाद ना नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस। अब जैसे कॉपर का नाम कॉपर कैसे पड़ा, तो वो एक प्लेस थे सिप्रस, वहां से कॉपर का इन्वेंशन हुआ था, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया कॉपर, ठीक है। फिर एक IUPAC है, और 11th में बेटा तुम हद बार, अगर तुम PCM या PCB लोगे तो तुम तो IUPAC सुनते ही रहोगे, और 10th क्लास में भी सुनने वाले हो। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स के नेम्स को अप्रूव कर दिया कि ठीक है भैया ऐसे ऐसे कर लेते हैं, कि बर्जिलियस ने जो बोला कि एलिमेंट के सिंबल अपन ऐसे बनाते कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वही उसका सिंबल बन जाएगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो उसका सेकेंड लेटर उठा लो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो भैया सही बोला, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। तो बेटा जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सिंबल का, उसको याद रखना कि कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, ठीक है, अपर केस। और जो सेकेंड लेटर होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि हीलियम, जैसे कि एल्यूमिनियम। दोनों एग्जाम्पल देख सकते हो तुम, ए कैपिटल में लिखोगे, एल स्मॉल में लिखोगे। हीलियम में एच कैपिटल में लिखोगे, ई स्मॉल में लिखोगे। अगर तुम HE लिख कर आ गए तो बेटा एग्जामिनर उसको वहीं पर रद्द कर देगा, फिर रोने मत जाना कि मेरे नंबर क्यों काट लिए, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट। कोबाल्ट में भी CO है ना, ये कैपिटल कर देना। सम अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन। अब कुछ सिंबल्स जो है ना वो उनके लैटिन वर्ड से भी लिए गए। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, मैम सोडियम, मैम सोडियम में तो Na, उसका सिंबल Na होता है उसमें, तो जबकि S आता है SO, है ना। तो बेटा सोडियम को जो लैटिन वर्ड होता है ना वो होता है नेट्रियम। कहाँ गया ये रहा, नेट्रियम, ठीक है। तो उस नेट्रियम वर्ड से उठाया Na। उसी तरीके से आयरन में Fe पता है कहाँ से टपक गया, उसका लैटिन वर्ड होता है फेरम, तो वहां से उठाया Fe। उसी तरीके से पोटेशियम में पता है तुम्हें K कहाँ से टपक गया, वो तो P से स्टार्ट होता है, तो कैलियम उसका लैटिन वर्ड होता है जिसमें से उठा लिया उन्होंने K। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हाउ टू लर्न 1 to 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब बेटा मुझे तो ये ऐसे ही याद हो गए थे, लेकिन तुम गूगल पर इसकी ट्रिक्स जरूर देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टू 10 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। उस वक्त मुझे ट्रिक आती नहीं थी और मुझे इसका नॉलेज नहीं था जब मैं 9th क्लास में थी, तो मैंने बेटा ऐसे उसको याद कर लिया। तो तुम भी उसको ऐसे याद कर सकते, लेकिन तुम ट्रिक उठा लेना गूगल से, कुछ नहीं होता। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चल
सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट, से तुम्हारे एनसीईआरटी का चार्ट है बेटा, दिख ही रहा होगा रंग रूप देखकर। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, आर्गन का सिंबल होता है Ar, बैरियम का होता है Ba। ये सारे सिंबल्स तुमको याद करने हैं, ठीक है, ऊपर लिख भी देती हूँ, याद करने हैं। देसी भाषा में तो समझ जाना कि याद करना ही पड़ेगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसको बोला जाता है, ठीक है, तो एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, उसको बोला जाता है एटॉमिक मास, एक एटम का मास, ठीक है। मैम ये क्या लिखा है वो अभी समझेंगे। उससे पहले इधर एक कहानी अगर हो तो मैं समझाऊं तुम लोगों को। यहां पर कहानी तो पता नहीं कहां लिखी हुई है, लेकिन मैं खुद ही समझा देती हूँ। देखो एक बार क्या हुआ था, एक फ्रूट सेलर था, ठीक है, एक फ्रूट सेलर था, और बेटा उसके पास वो वेट्स रखे होते हैं ना 1 kg के, 250 ग्राम के, इन सब के जो वेट्स रखे होते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड वेट्स, क्योंकि उसी के रेफरेंस में वो जो अपना सामान होता है सब्जी भाजी उसको तोलता है, ठीक है। ये तराजू रहता है ना, इसमें इस तरफ बेटा स्टैंडर्ड वेट्स रखे होते हैं, और मान लो तुम एप्पल्स खरीद रहे हो तो यहाँ पर वो एप्पल्स रखता है। तुम्हें मान लो 1 किलो के चाहिए तो वो 1 kg यहाँ वेट रखते हैं, एप्पल्स रखते हो, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो सो इट मीन्स द वेट्स आर बैलेंस, ठीक है। अब देखो फ्रूट सेलर की कहानी सुना रही थी मैं तुम लोगों को। तो फ्रूट सेलर था, एक बार बेटा वो अपने स्टैंडर्ड वेट्स लाना भूल गया, तो अब वो भाई मेजरमेंट कैसे करेगा। तो अब ये दिमाग में मत लाना कि मैम घर जा सकता था, समझ लो उसका घर बहुत दूर है बेटा। तो उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, दिमाग लगाया। उसके पास था एक तरबूज, क्या था, तरबूज। उसने तरबूज के ना 12 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक पीस उठाया उस तरबूज का, बेटा ये वैसे पिज्जा स्लाइस ज्यादा लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने एक तरबूज का पीस उठाया और उसको तराजू पर, वेइंग बैलेंस पर रख दिया, ठीक है। कुछ और ही बना दिया मैंने, रुक जाओ फिर से बनाने दो, थोड़ा तो अच्छा बनाए अपन। यहां रख दिया, ठीक है, और इधर उसने एप्पल रखने शुरू किए। तो ये क्या कर रहा था, उसके स्टैंडर्ड वेट का काम कर रहा था, स्टैंडर्ड वेट का काम कर रहा था। और इस तरीके से उसने लोगों को तोल तोल के दे दिए, ठीक है। लेट सपोज कि ये जो एक पीस था वो 1 kg का था, क्या था, 1 kg का। उसने देखा कि 1 kg पे इधर 2 एप्पल चढ़ रहे हैं, मतलब 2 एप्पल 1 kg के, मान लो, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, अब कस्टमर को क्या चाहिए भैया, 5 kg एप्पल चाहिए, है ना। तो वो क्या कर देगा, यहाँ पर 5 स्लाइसेस रख देगा तरबूज की, और यहाँ एप्पल्स रख देगा, ठीक है। अगर दोनों एक बराबर आ गए तो समझ जाओ कि वेट बैलेंस हो गए। उसने ये किया। अब बेटा जो अपने साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने भी एटम के लिए कुछ ऐसी ही ट्रिक फॉलो करी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कार्बन का एटम था, कार्बन का एटम था, और कार्बन के एटम का बेटा मास होता है 12 U, AMU भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, अभी पढ़ना है अपने को, ठीक है। एटॉमिक मास की यूनिट बेटा AMU होती है, इसका फुल फॉर्म ही होता है एटॉमिक मास यूनिट, और यू भी लिख सकते हैं। वो लोग थोड़े आलसी हो गए तो उन्हें AMU में से AM हटा दिया, सिर्फ यू लिख दिया। तो मास होता है कार्बन का, कार्बन एटम का 12U, एक कार्बन एटम को बता रही, ठीक है। उन्होंने उसको 12 टुकड़ों में तोड़ दिया, 12 फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। तो उन्होंने जब ऐसे बैलेंस किया और इस पर उन्होंने रखा 1U मास, और इस तरफ रखा हाइड्रोजन, और ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो तब से उन्होंने बताया कि ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1U है, ठीक है। और अब हम कार्बन के रिस्पेक्ट में ही सारे वेट्स को मेजर करेंगे। क्या करेंगे, सारे वेट्स को मेजर करेंगे, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन का मास बेटा 1 होता है ना। तो यहां पर इसलिए कंक्लूजन निकाला अपन ने, क्या कंक्लूजन निकाला, मास ऑफ
1 atom is equals to 1 by mass of कार्बन 12 एटम। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। 1 by 12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यहां पर तुम लोग देख भी सकते हो 1 by 12, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मास ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू 1 by 12, ठीक है, ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हो गया, बस यही था। इसको याद रखना भैया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन इसको देखते हैं, अगर सर्कल या कुछ कर पाए, रेक्टेंगल लगा पाए तो। अरे वाह, चलो ये तो हो गया। अब इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास, ठीक है। एक मिनट ये हटा तो ले अपन पेन, अब ब्लू पेन कर देते हैं। चलो, एटॉमिक मास क्या होता है? डाल्टन इंट्रोड्यूस्ड एटॉमिक मास। बेटा डाल्टन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एक एटम के मास के बराबर होता है, ठीक है। यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की? AMU। लेकिन लोग थोड़े आलसी हो गए और उन्होंने इसको बोल दिया कि भैया सिर्फ यू ही लिख दो। सो 1 U इज इक्वल्स टू 1 by 12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का 1 U होता है, कार्बन 12 का 12 U होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का लगाया हुआ है मैंने। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एक ट्रिक है, याद रखना, यहां लिख देती हूं ट्रिक। जिन भी एलिमेंट्स का बेटा एटॉमिक नंबर ऑड है और जिसका इवन है, उसको तुम कर दो 2n+1। मतलब जितना भी उनका एटॉमिक नंबर है उसका डबल करो और +1 कर दो, और जिनका भी इवन है उनका 2n डबल कर दो। जैसे कि किसका एग्जांपल, कार्बन का लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ये इवन है। इसका अगर अपने को एटॉमिक मास निकालना है तो इंटू 2 कर दो 6 में, तो हो गया 12। और ये सबके लिए नहीं है क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। किसी किसी का एटॉमिक मास होता है, किसी किसी एलिमेंट का जो डबल नहीं होता है, डबल से ज्यादा होता है। फिर जो भी ऑड वाले हैं उनके लिए क्या करोगे तुम कि 2n। इसमें अपन किसका एग्जांपल ले सकते हैं? नाइट्रोजन का ले सकते हैं। नहीं, नाइट्रोजन ऑड में कहा, हाँ नाइट्रोजन ले सकते हैं। नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है, +1, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 15। ये ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। बेटा एटम्स कैसे रहते हैं, है ना। जैसे हम इंसान कैसे रहते हैं, बढ़िया अपन घर में रहते हैं, है ना, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। उसी तरीके से बेटा एटम्स भी फैमिली में रहते हैं। कुछ एटम्स होते हैं जो अकेले रहते हैं ना, जैसे तुम बैचलर्स देख सकते हो, और कुछ लोग होते हैं जो फैमिलीज में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। ऐसे हमारे साथ भी तो होता है कि नहीं ऐसा, उसी तरीके से एटम्स के साथ भी होता है। कुछ एटम्स होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रह सकते हैं कि भैया मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो वो होते हैं नोबल गैसेस। नोबल मतलब जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इसकी ट्रिक मैं बता सकती हूँ। सचिन तेंदुलकर के भाई का नाम आई थिंक हिनियरकर है, तो उसी से ये ट्रिक है कि हिनियरकर ने x रन बनाए, ठीक है। हिनियरकर 0 रन पर, ऐसा भी बोला जाता है, हिनियरकर 0 रन पर,
ठीक है। दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, क्योंकि बेटा ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। अगर ये रिएक्टिव होते, जो इंसान बेटा रिएक्टिव होता है दूसरों पे फटता रहेगा, लेकिन जो अनरिएक्टिव होता है वो अपने आप में आत्मसंतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। तो बेटा ये अनरिएक्टिव होते हैं, तो इन्हें किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, और कुछ एटम्स होते हैं जो इतने रिएक्टिव होते हैं कि भैया मैं अकेले अपना जीवन नहीं काट सकता, मुझे किसी की जरूरत है, तो बेटा वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, दूसरे एटम्स के साथ, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। और बेटा वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाकर कंबाइन कर कर बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स, जो अपना अगला टॉपिक है, ये उसका इंट्रो था, ठीक है। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। आयंस भी बना सकते हैं, आयंस भी पढ़ेंगे अपन। सो हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? तो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब बहुत से एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते। तो एटम्स क्या करते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? सो मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। जब एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं, वो जो बेटा ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को बोला जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड आयंस, आयंस भी हो सकते हैं, जैसे OH। These molecules और ions aggregate in large numbers to form the matter। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम लार्ज नंबर में एग्रीगेट होते हैं, कलेक्ट होते हैं आपस में, और सब्सटेंस बना लेते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड को देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया? तो मैंने अभी तो बताया कि ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स में जो बेटा एटम्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। जैसे अगर पानी बन रहा है, पानी तो एक मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि उसमें 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि वाटर किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तब जाके पानी बना। अब बेटा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से मार्केट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ढूंढ के लाई थी, चलो इनको कंबाइन कर देते? नहीं, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई थी, है ना। अगर मैंने इनको चलो 2 टेस्ट ट्यूब में लिया, इनको मिला भी दिया, तब भी बेटा इनके एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, तब जाके तो पानी बनेगा। इसलिए लिखा गया है कि एक एक वर्ड पर ध्यान दो कि एटम्स जो होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, और तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल ही बेटा ऐसा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो देखो एलिमेंट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखा जाए तो वो एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल क्यों लिखा गया मैम? क्योंकि मॉलिक्यूल एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो बेटा ये हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसको क्या चाहिए? एक और हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके वो H2 गैस बनाएगा। अब क्या बन गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक अकेला एटम शायद ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर बेटा गोल्ड की ज्वेलरी है ना, तो उसमें सारे किसके एटम्स होंगे, किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? गोल्ड के होंगे, तो वो सारे गोल्ड की ही प्रॉपर्टी शो करेंगे ना ऑब्वियसली। उसमें से बेटा कोयले की प्रॉपर्टी तो शो नहीं होने लग जाएगी ना। चलो एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स क्या है? वाटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर सॉरी H2O पानी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो पानी की प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या क्या भाई? पानी फ्लो करता है ना, वगैरह वगैरह। मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स बच्चा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तुम लोगों ने बेटा अगर दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा इस क्लास का, तो तुम्हें ये पता होगा कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लेना, है ना। चलो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स मतलब जो एक ही तरीके के आइटम से मिलके बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। और कंपाउंड्स उसको बोलते हैं जब एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। जब 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स, ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड रेशियो। प्रोपोर्शन इतना लंबा कौन लिखे? रेशियो, ठीक है। तो बनता है कंपाउंड।
जैसे मैंने तुम्हें वाटर का एग्जांपल कितनी बार दे दिया। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। चलो देख लेते भैया। दीज आर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने। मॉलिक्यूल्स क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ तो इसमें दो हाइड्रोजन गैस में दो हाइड्रोजन के एटम है, तो ये है क्या? मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बेटा ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो जो एक तरीके के एटम से मिलकर बने वो एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? सो दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब डिफरेंट एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला होता है H2O। ये किन एलिमेंट से मिलकर बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2। ये किन एलिमेंट से मिलकर बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा फिक्स रेशियो में होते हैं। उसी तरीके से मिथेन गैस जो बेटा तुम्हारे LPG सिलेंडर्स में होती है। तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? ये चीज मैं समझा चुकी हूँ एकदम अच्छे तरीके से। NCERT का पेस्ट किया है, तुम भी देख सकते हो कि वहीं से उठाया है कंटेंट। ठीक है, अ मॉलिक्यूल में हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल में बेटा जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो सेम ही हो, डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। तो अगर बेटा सेम एलिमेंट कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं होमो एटमिक। होमो एटमिक में होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और एटमिक का मतलब एटम। जब सेम तरीके के एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते तो उसको बोलते हैं होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। ठीक है, S8, सल्फर 8, फिर फॉस्फोरस 4। हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो जब बेटा डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। जैसे H2O, CO2, NaCl है ना, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट है ना। एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, बस उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। कुछ तोप नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया H2O, तो H2O की एटॉमिसिटी बताओ। तो बताओ भैया इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी, एटम्स कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पर भी एटॉमिसिटी को अपन ने डिवाइड किया। अगर एक एटम प्रेजेंट है बेटा तो उसको बोलते हैं मोनो एटमिक, है ना। जैसे हीलियम, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। डायटोमिक, अगर दो एटम्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डायटोमिक, H2O2 N2। अगर 3 एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ट्राइएटमिक, O3, ओजोन। पॉलीएटमिक, अगर 3 से ज्यादा, वैसे 3 से नहीं 2 से ज्यादा अगर एटम्स प्रेजेंट होते तो उसको बोलते हैं पॉलीएटमिक, P4S8 C60। C60 पता है क्या होता है? फुलरिन बॉल जैसा दिखता है। ये तुम कहाँ पढ़ोगे? 10th में पढ़ोगे। ठीक है, कंपाउंड, अब जैसे HCl है, इसमें एटम कौन कौन से कंबाइन हो रहे हैं भैया? हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, पॉज करके खुद भी कोशिश कर लेना थोड़ी सी। एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 2 है। रेशो बाय मास यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। वाटर में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। एटॉमिसिटी ट्राइएटमिक, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं। रेशो क्या होता है भैया? हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का 1:8। ठीक है, रेशो में एक चीज याद रखना, अगर हाइड्रोजन पहले लिखा है तो पहले हाइड्रोजन का रेशो लिखते हैं फिर ऑक्सीजन का। ऐसा नहीं बेटा तुम उल्टा पुल्टा करके आ जाओ, तो 8:1 लिख कर आ जाओ, ये नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद NH3, तो उसमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। और टेट्राएटमिक, टेट्रा मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। ठीक है, 1:4.67। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अब इतना खुद पढ़ लेना। चलो, एटॉमिसिटी ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, फिर आर्गन, इन सब की एटॉमिसिटी, ये तुम्हारे NCERT का है। ओके, डाल्टन ने एटम दिया, लॉज ने पाथ समझाया और हमने इस चैप्टर का बेसिक समझा। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।